हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को पर्यावरण अध्ययन से मतलब ईवीएस से लगभग 200 से 300 प्रश्न बताएंगे जो सभी के सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए हम लोग एक एक करके लगभग 200 से 300 प्रश्न देखेंगे जो सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और इसमें से बीपीएससी के एग्जाम में 100% 8 से 10 प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है। बताना है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है। व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, कि समूह वार्तालाप के द्वारा, कि अध्ययन के द्वारा। तो याद रखना है पर्यावरण जागरूकता जो है वह क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जाता है। तो हम राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है। बताना है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो होता है किन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, गामा किरण को, एक्स किरण को, परावैंगनिक किरण को, कि बीटा किरण को। तो याद रखना है परावैंगनिक किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न कि चमगादड़ को हम स्तनधारी क्यों मानते हैं। क्योंकि वह उड़ता है, कि रात्रिचर है, कि शाकाहारी है, कि बच्चा का जन्म देता है। याद रखना है चमगादड़ को हम लोग स्तनधारी इसलिए मानते हैं क्योंकि वह बच्चा का जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। बताना है कि पर्यावरण की परिभाषा जो है क्या होता है। तो याद रखना है एबियोटिक और बायोटिक घटक को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग कि बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है। बताना है कि बायोडीजल जो है किससे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना बायोडीजल जो होता है वह जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसको एकदम भी लगा लीजिए। याद रखना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। याद रखना हम लोग 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है। बताना है कि सिल्वी कल्चर जो है वह किससे संबंधित है। तो याद रखना है सिल्वी कल्चर वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कि झूम खेती कहाँ होती है। बताना है कि झूम खेती जो है वह कहाँ पे होती है, केरल में, बिहार में, मेघालय में, कि तमिलनाडु में। तो याद रखना है झूम खेती जो है मेघालय में बहुत ही होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। बताना है कि शुष्क बर्फ जो है वह क्या चीज का ठोस रूप होता है, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, कि ऑक्सीजन का। तो याद रखना है शुष्क बर्फ जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न कि तंबाकू की आदत किससे होती है। मतलब यह हुआ कि तंबाकू में क्या चीज पाया जाता है, कोकीन पाया जाता है, कि कैफीन पाया जाता है, कि निकोटीन पाया जाता है, कि हिस्टामिन पाया जाता है। याद रखना है तंबाकू में एक प्रकार के निकोटीन पाया जाता है जिससे आदमी को आदत लग जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता था। बताना है कि चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे। मेघा पाटकर थे, बाबा आमटे थे, कि सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो याद रखना है चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता जो थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है। बताना है कि पर्यावरण इंजीनियर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं लोग। आनंद कुमार को, अनिल अग्रवाल को, सोनम वांगचुक को, कि डी जीडी अग्रवाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीडी अग्रवाल को हम लोग पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा था। बताना है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन से संबंधित था। तो याद रखना है चिपको आंदोलन से यह
संबंधित था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। बताना है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना है UNEP के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बताना है कि इसमें से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। शिवराज सिंह चौहान है कि कल्याण सिंह रावत है कि पांडुरंग हेगड़े है कि बाबा आमटे है। याद रखना है बाबा आमटे जो है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। बताना है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है। तो याद रखना वन्य एवं वन्य जीव के बचाव के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि VVI है। शादी के दौरान दूल्हा द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला कौन सा आंदोलन था। ठीक है, इसको आप VVI लगा सकते हैं। बताना है कि शादी के दौरान दूल्हा द्वारा दुल्हन को मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला कौन सा आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन कि मैत्री आंदोलन कि बलियापाल आंदोलन कि बिश्नोई आंदोलन। तो याद रखना है मैत्री आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 18 नंबर कि हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा है। बताना है कि हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है। राजेंद्र सिंह है कि सलीम अली है कि डॉक्टर प्रमोद पाटिल है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम अली। ठीक है, सलीम अली के द्वारा हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कि सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बताना है कि सासाकावा पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना है पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भौतिक और जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे क्या कहते हैं। बताना है कि भौतिक तथा जैविक संसार जो है जहाँ पे कोई रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। लोग पर्यावरण कहते हैं, लोग कि वायुमंडल कहते हैं, लोग कि जलमंडल कहते हैं, लोग कि कोई नहीं। तो याद रखना है भौतिक और जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम अब लोग देखेंगे इसके बाद तीसरा का सेट को। ठीक है, हर एक सेट में 20-20 प्रश्न दिया गया है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सेट। ठीक है, तीसरा सेट का यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता था। बहुत प्रश्न हम लोग रिवीजन के लिए दोहरा दिए हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता था। तो याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा जो है वह चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है। तो याद रखना है GD अग्रवाल जो है वह पर्यावरण अध्ययन के लिए पर्यावरण इंजीनियर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसको अभी देखे थे लोग, फिर भी देखेंगे लोग कि पारिस्थितिकी स्थायी नित्यता है यह किस नारा से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना UNEP के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। इसको हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसमें से कौन सा संबंधित है। तो याद रखना बाबा आमटे जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो याद रखना है इसको भी हम लोग देखे थे लोग। तो याद रखना है वन एवं वन्य जीव के बचाव के लिए। नेक्स्ट ये भी देखे थे लोग, ये भी देखे थे लोग, फिर ये भी देखे थे लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि कौन सी जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है।
बताना है कि वह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न पर्यावरण अध्ययन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय प्रक्रिया का प्रभाव। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो VVI है, 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है। बताना है कि 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में कौन सा गैस उपस्थित है। ऑक्सीजन है कि ओजोन है कि हाइड्रोजन है कि नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। 50 से 60 किलोमीटर तक हम लोग वायुमंडल में जाएंगे, वहाँ पे ओजोन गैस मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। बताना है कि पृथ्वी का अनुमानित आयु जो है वह कितना है। याद रखना पृथ्वी का अनुमानित आयु जो है 5 करोड़ वर्ष है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रदूषण उत्पन्न करता है। समुद्री जीव, जानवर, मनुष्य कि नाइट्रोजन। तो बताना है कि इसमें से कौन सा कारक है जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। याद रखना है मनुष्य जो है वह प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि जैव अनवीनकरणीय पदार्थ का नाम क्या है। बताना है कि जैव अनवीनकरणीय पदार्थ का नाम क्या है। तो याद रखना है रेडियोधर्मी कचरा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो क्या छोड़ती है। बताना है कि ओजोन परत के ऊपर आयन का परत पाया जाता है जो क्या छोड़ता है। तो याद रखना यह रेडियो किरण छोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि हवा तथा पानी का प्रदूषण कौन सा पदार्थ से होता है। बताना है कि हवा तथा पानी का प्रदूषण जो है वह किस पदार्थ से होता है। याद रखना औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जो है उसी से हवा तथा पानी प्रदूषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से मनुष्य एक क्या है। बताना है कि मनुष्य जो है वह किसके अंतर्गत आता है। तो याद रखना मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम क्या है। बताना है कि जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम जो है वह क्या है। याद रखना है सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के दो घटक है। बताना है कि अजैविक पर्यावरण के दो घटक कौन कौन है। तो याद रखना पानी और हवा जो है वह अजैविक पर्यावरण के दो घटक होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद सेट नंबर 4। ठीक है, तो सेट नंबर 4 का यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है। बताना है कि वह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है। याद रखना है मानवीय क्रियाओं का अभाव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित रहता है। याद रखना है 50 से 60 किलोमीटर वायुमंडल में जाने पर कौन सा ओजोन गैस देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु है। याद रखना है 5 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो याद रखना मनुष्य जो है वह प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जैव अनवीनकरणीय पदार्थ का नाम क्या है। तो याद रखना है जैव अनवीनकरणीय पदार्थ का नाम क्या है रेडियोधर्मी कचरा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ओजोन परत के ऊपर आयन परत है जो क्या छोड़ता है। याद रखना ओजोन परत के ऊपर आयन परत होता है जो रेडियो किरण छोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हवा तथा पानी का प्रदूषण कौन सा पदार्थ से होता है। तो याद रखना है हवा तथा पानी का प्रदूषण जो है वह औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनुष्य एक क्या है। ठीक है, तो याद रखना मनुष्य एक सर्वाहारी
प्राणी है। यह सभी के सभी प्रश्न रिपीट किया हुआ है, ठीक है। अभी हम भी प्रश्न को रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम क्या है। याद रखना है, जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम जो है उसे हम लोग सिल्वीकल्चर कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के दो घटक कौन से है। बताना है कि अजैविक पर्यावरण के दो घटक कौन कौन से है। तो याद रखना है, हवा और पानी जो है वो जैविक पर्यावरण के दो घटक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि वह अवशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी पर रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता है क्या कहलाता है। बताना है कि वह अवशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी पर तो रहता है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है, जैव अनवीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ जो है वह पृथ्वी पर है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कि वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या होता है। तो याद रखना है, वनों की कटाई का मुख्य कारण बोला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि का कटाव। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोखा जाता है। तो याद रखना है, सूर्य से आने वाला परावैंगनिक किरण जो है उसको ओजोन के द्वारा सोख लिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आम के कीड़ा मारने वाली दवाइयाँ कौन सी है। बताना है कि आम के कीड़ा मारने वाला जो दवा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है DDT और BHC, यह दोनों आम के कीड़ा मारने वाला दवा है। ये प्रश्न VVI है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे BK यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि सिल्वीकल्चर कार्यक्रम क्या है। बताना है कि सिल्वीकल्चर कार्यक्रम जो है वह क्या है। तो याद रखना है, वन की पूर्ति। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल का विस्तार कितना है। तो याद रखना है, वायुमंडल का विस्तार जो है धरती से लगभग 60 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधा से हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी गैस अधिक जहरीली होती है। तो याद रखना है, सबसे अधिक जहरीली गैस जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो याद रखना है, सबसे अधिक जहरीली गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। बताना है कि वह कौन सा रोग है जो ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि के कारण हो जाता है। याद रखना है, कैंसर जो है वह ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि पौधा तथा जानवर कैसा पर्यावरण बनाता है। बताना है कि पौधा तथा जानवर जो है वह कैसा पर्यावरण बनाता है। तो याद रखना है, जैविक पर्यावरण। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद यहाँ पे सेट नंबर 5, ठीक है। इसी तरह हम लोग 10 सेट देखेंगे। तो सेट नंबर 5 का पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि वह अवशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी पर रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है, जैविक अनवीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कि वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या होता है। तो याद रखना है, भूमि का कटाव। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोखा जाता है। तो ओजोन के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आम के कीड़ा मारने वाली दवाई कौन सा है। तो याद रखना है, DDT और BHC। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सिल्वीकल्चर कार्यक्रम क्या है। तो याद रखना है, सिल्वीकल्चर वन की पूर्ति का कार्यक्रम है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल का विस्तार कितना है। तो याद रखना है, धरती से 60 किलोमीटर तक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 7 नंबर कि हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो याद रखना है, हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन जो है
वह कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण के समय पौधा से आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी गैस अधिक जहरीली होती है? तो याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वह बहुत ही अधिक जहरीली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा रोग ऊतकों द्वारा अनियंत्रित विधि के कारण होता है? तो याद रखना कैंसर जो है वह ऊतकों की अनियंत्रित विधि के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधा तथा जानवर कैसा पर्यावरण बनाता है? तो याद रखना है जैविक पर्यावरण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि धरती के नीचे पानी का सतह क्या कहलाता है? तो याद रखना है धरती के नीचे जो पानी का सतह होता है उसे हम लोग वाटर टेबल कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पानी पर तेल की पतली तह कैसी होती है? बताना है कि पानी पर तेल की पतली तह जो होता है वह कैसा होता है? तो याद रखना है उसे हम लोग ऑयल सिल्क कहते हैं लोग। पानी के तेल के पतली तह जो होता है उसे ऑयल सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर कि इनमें से कौन सी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? तो याद रखना है एड्स जो है उसका इलाज अभी तक मौजूद नहीं है, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि वीवीआई प्रश्न है कि शराब दिमाग की संतुलन को क्या करती है? बताना है कि शराब जो है दिमाग के संतुलन को क्या कर देता है? घटा देता है, बढ़ा देता है कि दोनों करता है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना शराब जो होता है वो दिमाग के संतुलन को घटा देता है। ये प्रश्न वीवीआई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सा प्रदूषक है जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा प्रदूषक है जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे शोर को मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना है शोर को हम लोग डेसिबल में मापते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम 17 नंबर प्रश्न कि सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण कैसा होता है? बताना है कि सबसे हानिकारक प्रदूषण जो है वह कैसे होता है? तो याद रखना है रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत कैसे ज्ञात करती है? तो याद रखना है नृत्य करके। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न में देखेंगे 19 नंबर कि एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने को क्या कहा जाता है? बताना है कि एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक ही फसल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना मोनोकल्चर फसल कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्यरोपण जो है हमारे पर्यावरण अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6 से 20 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि धरती के नीचे पानी की सतह को क्या कहा जाता है? याद रखना है वाटर टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पानी पर तेल की सतह कैसा होता है? तो याद रखना है उसे हम लोग ऑयल सिल्क कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शराब दिमाग के संतुलन को क्या करता है? तो घटा देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह कौन सा प्रदूषक है जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वह वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शोर को मापने का इकाई क्या है? तो याद रखना शोर को हम लोग डेसिबल में मापते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक कैसे होता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक होता है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि श्रमिक मधुमक्खियां अन्य मक्खियों को कैसे स्रोत की दिशा ज्ञात करती है? तो याद रखना है डांस करके मतलब नाच के। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे मोनोकल्चर फसल कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? याद रखना है वन्यरोपण जो है हमारे पर्यावरण अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत जो है वह क्या है? तो याद रखना है सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? तो याद रखना है मरुस्थलीय पौधा को। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता है? मतलब अपना जरूरत का काम नहीं करता है। तो याद रखना कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवा के घोंसला में क्या करता है अंडा दे देती है और कौवा उसको अपना अंडा समझ के उसको देता है। ठीक है, तो याद रखना कोयल एक ऐसी पक्षी है जो अपना नीड का निर्माण स्वयं नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। बताना है कि इसमें विषम कौन है? तो याद रखना है प्राकृतिक गैस जो है वह इसमें विषम है, बाकी यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये सभी के सभी एक है और यह भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो याद रखना है प्रोटीन। रेशम का रासायनिक प्रकृति क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित पौधा में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? याद रखना गुलाब है, मेहंदी है, तुलसी है, बरगद है। तो याद रखना है बरगद जो है वह एक प्रकार के पौधा के अंतर्गत मतलब वृक्ष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो याद रखना है शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ आग जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। लेकिन भूकंप, सुनामी और चक्रवात जो है यह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? बताना है कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंद सिंचाई। यह बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, याद रखना है कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक मात्रा में जल संरक्षण होता है? तो याद रखना है बूंद सिंचाई के द्वारा। यह बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है, बीपीएससी टीआरई 3 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में अवशोषित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नर और मादा देखने में समान होते हैं? बताना है कि वो कौन सी पक्षी है जो नर और मादा दोनों एक ही जैसा दिखाई देते हैं। तो याद रखना है बुलबुल पक्षी। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे फिर सेट 7 से 20 प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। पहले हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत कौन है? सूर्य। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कांटेदार पट्टिया को कौन दर्शाता है? तो याद रखना है मरुस्थली है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा पक्षी स्वयं नीड का निर्माण नहीं करता है? तो याद रखना है कोयल। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि विषम को पहचानिए। तो इसमें कौन सा विषम है? तो प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो याद रखना है प्रोटीन। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित पौधों में कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो याद रखना बरगद जो है वो वृक्ष का उदाहरण है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो याद रखना शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ आग जो है वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस
अवशोषित होती है, तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि नर और मादा देखने में एक कौन सा पक्षी नर और मादा दिखने में एक समान होता है, तो याद रखना बुलबुल पक्षी जो है वो नर और मादा दोनों एक ही जैसा दिखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं लोग। बताना है कि किसका हम लोग बीज खाते हैं लोग, गाजर का, माका का, केला का, मूंगफली का। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली जो है उसका हम लोग बीज को खाते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो VVI है कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है। तो याद रखना है यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है, तो याद रखना है भूमध्य सागर जो है वह यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या है। तो याद रखना है शाकाहारी जो है उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि पौधों में और सूत्री विभाजन किसमें होता है। मूल शीर्ष में होता है कि परागकण में होता है कि तना में होता है कि परागकोश में होता है। तो याद रखना है पौधा में और सूत्री विभाजन जो है परागकोश में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि वाहनीय ईंधनों में आजकल पर्यावरण स्नेही किसको माना जाता है। तो याद रखना है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को वाहनीय ईंधनों का पर्यावरण स्नेही माना जाता है, मतलब इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कयानित सेल का उदाहरण कौन सा है। याद रखना संगमरमर जो है वो कयानांतरित सेल का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 8। ठीक है, तो बताना है सेट नंबर 8 से हम लोग पहले कुछ प्रश्न देखेंगे लोग कि किसका हम लोग बीज खाते हैं लोग। तो याद रखना है मूंगफली का बीज खाया जाता है। नेक्स्ट पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न देखेंगे लोग यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो भूमध्य सागर करता है। नेक्स्ट किस खाद्य सामग्री में शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो बताना है शाकाहारी जो है वो किसके श्रेणी में आता है। तो याद रखना प्राथमिक उपभोक्ता जो है उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं लोग। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। याद रखना है तत्वों के चक्रण को हम लोग क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधा में और सूत्री विभाजन किसमें होता है। तो याद रखना परागकोश में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, तो शाकाहारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहनीय ईंधनों में आजकल पर्यावरण स्नेही कौन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट कार्यान्तित सेल का उदाहरण कौन है, संगमरमर। उसके बाद हम देखेंगे कि वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है। बताना है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99% वायुमंडल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरने वाला पशु वनस्पति को किस प्रकार बदलते हैं। तो चुनकर चरना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। बताना है कि भारत में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो याद रखना है माउंट केटू। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सा है। बताना है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम लोग
क्या कहते हैं लोग? तो याद रखना वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? बताना है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र इसमें से कौन है? तो याद रखना सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? बताना है कि किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है। तो याद रखना 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? याद रखना है वृष्टि। नेक्स्ट उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन है? याद रखना है वायुमंडल का सबसे ठंडा परत जो है उसे हम लोग मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किससे किया जाता है? बताना है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी के द्वारा जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट 9। ठीक है, तो सेट 9 का यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है रिवीजन के लिए कि वायुमंडल में 99% भाग में किन दो तत्वों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन वायुमंडल में 99% है। चरने वाले पशु वनस्पति को किस बदल में रखते हैं लोग? चुनकर चरना। नेक्स्ट है कि भारत में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट केटू। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं लोग? तो याद रखना सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस दिन दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है? तो याद रखना 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर दिन लंबा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो याद रखना है वृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना उत्तराखंड का संबंध चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किससे किया जाता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में करते हैं लोग। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? याद रखना सिल्वीकल्चर जो है वह वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इनमें से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। बताना है कि कौन इसमें है जो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखना सांप जो है वह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बताना है कि झूम खेती कहाँ होती है? तो याद रखना झूम खेती केरल में बहुत ही झूम खेती मेघालय में बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना है झूम खेती मेघालय में बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना झूम खेती कहाँ पे किया जाता है? मेघालय में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि हवा में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है? बताना है कि हवा में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का मात्रा रहता है? तो याद रखना 21% ऑक्सीजन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? याद रखना सभी हरा पौधा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो है संपादित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो याद रखना है प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें से कौन है? तो याद रखना तालाब जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 18 नंबर
कि वायु प्रदूषण को कम किसके द्वारा किया जा सकता है। याद रखना है, वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है। याद रखना है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार जो है वह जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 10वां सेट, मतलब लास्ट सेट। ठीक है, तो 10वां सेट से और हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है। तो याद रखना, वन एवं वन्य उत्पाद से सिल्वी कल्चर का संबंध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इनमें से कौन द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। तो सांप जो है वह द्वितीय उपभोक्ता के श्रेणी है। झूम खेती कहाँ किया जाता है। तो याद रखना, मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखना, 21%। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है। तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण सभी हरा पौधा के द्वारा संपादित होता है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो याद रखना, प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है। तो याद रखना, तालाब जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है, वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। बताना है कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन है। सल्फर डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है कि आर्गन है कि मीथेन है। बताना है आपको कि इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीथेन जो है वह एक प्रकार के ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे ठंडी परत, मतलब लेयर, कौन सी है। याद रखना है, वायुमंडल के सबसे ठंडी परत जो है कौन है। समताप मंडल है कि मध्य मंडल है कि क्षोभ मंडल है कि आयन मंडल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। वायुमंडल के सबसे ठंडी परत जो है उसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर कि किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर का माप किसमें किया जाता है। तो याद रखना है, किसी भी नदी के प्रदूषण के स्तर जो है बीयूडी से मापा जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि बीयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इनमें से वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। टाइफाइड है कि कलरा है कि जुकाम है कि मलेरिया है। याद रखना, जुकाम जो है वह वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1973 की, 1982 की, 1992 की, 1996। याद रखना, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वह कब किया गया था। 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। चींटी को, केंचुआ को, मधुमक्खी को कि तितली को। याद रखना, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। याद रखना है, उत्तराखंड। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। बताना है कि समुद्री शैवाल जो है वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो याद रखना है, आयोडीन का समुद्री शैवाल बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है कि लाइकेन किस तरह का जीव है।
बताना है कि लाइकेन जो है किस प्रकार का जीव है, परजीवी है कि रसायन स्वपोषी है कि अपघटक है कि सहजीवी है। तो याद रखना ये प्रकार के सहजीवी होता है। ठीक है, याद रखना लाइकेन जो शैवाल होता है सहजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है वाहनों तथा उद्योगों में सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को ईपीएस से 20 प्रश्न बताएंगे, जिसमें से जरूर एक प्रश्न एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है कि आर्गन है कि मीथेन है। ठीक है, आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो याद रखना है मीथेन जो है वह एक प्रकार के ग्रीन हाउस गैस होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कि वायुमंडल के सबसे ठंडी परत कौन सी है। बताना है कि वायुमंडल के सबसे ठंडी लेयर जो होता है वह कौन सा होता है। ताप मंडल होता है कि मध्य मंडल होता है कि क्षोभ मंडल होता है कि आयन मंडल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ठंडा परत जो होता है वह मध्य मंडल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसमें की जाती है। बताना है कि किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर का माप जो होता है वो हम लोग किसके द्वारा करते हैं लोग। एटीपी के द्वारा करते हैं लोग कि एसटीपी के द्वारा कि बीओटी के द्वारा कि डब्ल्यूपीएल के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर का माप करने के लिए हम लोग बीओडी का उपयोग करते हैं लोग। तो हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 कि इनमें से वायरस संक्रमण द्वारा होने वाला रोग कौन है। ठीक है, बताना है कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया, यहाँ पे दिया काला जड़, जुकाम, मलेरिया। ठीक है, तो याद रखना जुकाम जो होता है वह वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुआ था। ठीक है, 1773 में कि 1982 में कि 1992 में कि 1996 में। तो याद रखना भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत जो है वह 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है। चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो याद रखना है केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। बताना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। बताना है कि समुद्री शैवाल जो है वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो याद रखना है क्लोरीन होगा कि ब्रोमीन होगा कि आयोडीन हो गया कि लोहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। याद रखना समुद्री शैवाल सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या चीज़ का है, आयोडीन का। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कि लाइकेन किस तरह का जीव है। बताना है कि लाइकेन जो है वह किस तरह के जीव होता है। परजीवी होता है कि रसायन स्वकोषी होता है कि अपघटक होता है कि सहजीवी होता है। याद रखना लाइकेन एक प्रकार के सहजीवी जीव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि सीएनजी का ईंधन मतलब फ्यूल के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। बताना है कि सीएनजी का इस्तेमाल जो है फ्यूल के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है। वाहन में किया जाता है कि उद्योग में किया जाता है, खाना बनाने में कि वाहन तथा उद्योग दोनों में किया जाता है।
तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाहन और उद्योग में सीएनजी का उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है। बताना है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है। तो याद रखना, सामूहिक सामूहिक जो वार्तालाप होता है उसी के द्वारा पर्यावरण को जागरूक किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। बताना है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो होता है किन किरणों को अवशोषित कर लेता है। गामा किरण है कि एक्स किरण है कि पराबैंगनी किरण है कि बीटा किरण है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कि चमगादड़ को हम स्तनधारी क्यों मानते हैं। क्योंकि वह उड़ता है कि रात्रिचर है कि शाकाहारी है कि बच्चा का जन्म देता है। तो याद रखना है, चमगादड़ को हम लोग स्तनधारी मानते हैं क्योंकि वह बच्चा का जन्म देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। बताना है पर्यावरण किसको कहते हैं लोग। याद रखना है, एंटीबायोटिक और बायोटिक घटक को हम लोग पर्यावरण कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है। बताना है कि बायोडीजल जो होता है वो किससे तैयार किया जाता है। तो याद रखना है, बायोडीजल जो होता है जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है 16 नंबर कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, 5 जून को। तो याद रखना है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है। बताना है कि सिल्वी कल्चर जो है वह क्या चीज़ से संबंधित है। वन एवं वन उत्पाद की सील की फूल की उर्वरक। तो याद रखना है, सिल्वी कल्चर का संबंध जो है वन एवं वन उत्पादक से है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि झूम खेती कहाँ होती है। बताना है कि झूम खेती जो है वह कहाँ पे होती है। बताना है, केरल में होता है कि बिहार में होता है कि मेघालय में होता है कि तमिलनाडु में होता है। तो याद रखना, मेघालय जो है झूम खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। बताना है कि शुष्क बर्फ जो है वह क्या चीज़ का ठोस रूप होता है। अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो याद रखना है, शुष्क बर्फ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप होता है। नेक्स्ट और आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे लोग कि तंबाकू की आदत किससे होती है। बताना है कि तंबाकू जो होता है उसमें क्या चीज़ पाया जाता है। कोकीन होता है कि कैफीन होता है कि निकोटीन होता है कि हिस्टामिन होता है। तो याद रखना, तंबाकू में निकोटीन की मात्रा पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर।